नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेज आई की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के चैप्टर नंबर दूसरा एक दल के प्रबंधों का दौर की बात करूंगा। पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां मैं पहले इस यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। उस यूनिट में हमने जिक्र किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण के साथ, जो 14 और 15 अगस्त को मध्य रात्रि को संविधान सभा के समक्ष दिया जाता है। उन्होंने उस भाषण में जो आज़ादी थी उसके महत्व का वर्णन किया, तो उसके महत्व को बताया था। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, उनका हमें भरपूर रूप से सामना करना पड़ेगा। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो एक दल वो कौन सा था? तो एक दल था वो कांग्रेस का लगभग 3 आम चुनाव तक 71 साल तक राज रहा था। उसी के आधार पर मैं बात करूंगा एक दल के प्रभुत्व का दौर। राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां, उसमें 3 प्रमुख चुनौतियां बताई गई थी। एक, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, दूसरी एकता में विविधता स्थापित करने की, और तीसरी थी विकास। इस बात की शुरुआत मैं करता हूं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या थी? भारत ने जब लोकतंत्र अपनाया तो आस पड़ोस के देश थे, उन्होंने भारत की निंदा की कि भारत जैसे अशिक्षित और गरीबी जैसे देश में यह लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा। लेकिन भारत ने ऐसा कर दिखाया। जिस प्रकार रियासतों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उसी प्रकार इस लोकतंत्र को भी भारत में पूर्ण रूप से स्थापित किया गया। लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी वो आपको मैं बताता हूं। प्रमुख चुनौती थी चुनाव क्षेत्र, यानी चुनाव प्रमुख चुनौती थी, यानी चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किस प्रकार हुआ। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किस प्रकार हुआ, कौन कौन से चुनाव क्षेत्र नियुक्त किए जाएंगे, कौन से राज्य का कौन सा जिला, कौन सा शहर चुनाव क्षेत्र में आएगा, ये निर्वाचित और ये सीमांकन किया गया था। दूसरी प्रमुख चुनौती मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची बनाना, यह भी एक प्रमुख चुनौती थी। मतदाता सूची बनाना, घर घर जाकर हर व्यक्ति का नाम लिखना, उम्र लिखना, उसका पता लिखना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसे भी सफल कर दिया गया, नहीं मतदाता सूची बनाना। तीसरी यह थी कि 40,000 महिलाओं के नाम फला की बीबी व अला की बेटी लिखी गई। बेटी लिखे 40,000 जो महिलाएं थी उनका कोई नाम नहीं था, उनके पति का कोई नाम नहीं था, उनके पिता का कोई नाम नहीं था। उन्हें क्या नाम लिखा गया? फला की बीबी और अला की बेटी, ये नाम लिखे गए थे, अला की बेटी और फला की बीबी। चुनाव क्षेत्र कितने कराने थे? विधायक उस समय कितने थे, कितने विधायकों एमएलए का चुनाव कराना था? तो 3200। कितने? 3200 एमएलए, 3200 एमएलए का चुनाव करवाना था। सांसद सदस्य सीटें कितनी थी? 489 यानी 489। और साक्षरता दर कितनी थी? बहुत ही कम, 15.2% लोग ही पढ़े हुए थे, शिक्षित थे। काफी संख्या, भारी संख्या में यहाँ पर अशिक्षित लोग थे। तो लोकतंत्र स्थापित करने में ये प्रमुख चुनौतियां थी। एक तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किस प्रकार होगा, कौन सा शहर, कौन सा जिला, कौन सा राज्य चुनाव क्षेत्र के रूप में शामिल होगा। मतदाता सूची बनाना भी एक कठिन कार्य था। 40,000 महिलाओं के नाम किस आधार पर किए गए? फला की बीबी और अला की बेटी के आधार पर लिखे गए थे। विधायक 3200, इन्हीं 3200 विधायकों का चुनाव किस प्रकार करना था। सांसद सीटें थे वो कितनी थी? 489 यानी 489। और साक्षरता दर कितनी थी उसमें? तो 15.2% साक्षरता थी, यानी शिक्षित लोग कितने थे? 15.2, और भारी मात्रा में अशिक्षित लोग थे। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर में सर्वप्रथम हमने पढ़ा लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों।
अब चुनाव करवाने की एक समिति का भी गठन किया गया जो चुनाव को सफल बनाएगी, यानी चुनाव आयोग का गठन। क्या? चुनाव आयोग का गठन। आयोग का गठन। चुनाव आयोग का संविधान में कहां से कहां तक वर्णन है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन है। उसके बाद इसका गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। इसके जो प्रथम सूचना निर्वाचन आयोग थे, सॉरी चुनाव निर्वाचन आयोग थे, वो कौन थे? प्रथम चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन थे। अगर हम प्रेजेंट यानी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में तो राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में ये कौन है? चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। लेकिन पहले चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। चुनाव आयोग है उसका वर्णन संविधान में कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। और इसका गठन है वो कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। मैं बात करूं प्रथम आम चुनाव की। प्रथम आम चुनाव यह कब हुआ? यह हुआ 1952। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव और तीसरे आम चुनाव की बात करता हूं। अब मैं आगे बात करता हूं पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार रहा? हेडिंग लगाता हूं मैं, पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी प्रथम जो आम चुनाव है वो कब हुए? प्रथम आम चुनाव ये हुए थे 1952 में। कब हुए थे? 1952 में। बात करूं मैं दूसरा आम चुनाव 1957। बात करूं मैं तीसरा आम चुनाव, ये कब हुए थे? ये हुए थे 1962 में। इन आम चुनाव में कांग्रेस की सीटें कितनी थी? कांग्रेस सीटें कितनी थी? पहले आम चुनाव 1952 में कांग्रेस के पास 364 सीटें थी। कुल कितनी सीटें थी? तो 489 यानी 449। ये कब थी? ये प्रथम आम चुनाव 1952 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 364। कितने में से? तो 489 यानी 489 में से। उसके बाद 371 सीटें थोड़ी बढ़ गई, 494। ये कब की बात है? ये दूसरे आम चुनाव की बात है। कितनी सीटें मिली? 371। कितने में से? तो 494 सीटों में से। उसके बाद तीसरा आम चुनाव, इसमें थोड़ी संख्या घटी, 361। और कितनी सीटें थी? वही 494। कितनी सीटें थी? तो 494। तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952। कांग्रेस के पास 489 में से 364 सीटें थी। दूसरा आम चुनाव 1957 को हुआ। 371 में से 494 में से 371 सीटें कांग्रेस को मिली। उसके बाद तीसरा आम चुनाव 1961, 494 में से 361 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। यानी इन 3 पहले आम चुनाव में 1952, 1957 और 1962 में
कांग्रेस का एक दल, यानी कांग्रेस एक दल था तो उसका प्रभुत्व का दौर रहा था, यानी कांग्रेस का 17 साल इन तीनों चुनाव में रहा था, 1952, 57 और 62। अगर मैं बात करूं प्रथम आम चुनाव की, प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952। कब हुआ? 1952 को। अगर मैं बात करूं कांग्रेस के पास वैध मत कितने थे? तो 45%। कितने? 45%। अगर मैं बात करूं कांग्रेस के पास सीटें कितनी थी? कांग्रेस के पास सीटें कितनी थी? तो 74%। कितनी? 74%। अगर मैं बात करूं बाकी जो शेष दल थे उनके पास वैध मत कितने थे? तो 55%। कितने? 55%। और कांग्रेस के पास वैध मत कितने थे? 45%। और सीटें कितनी थी? 74%। तो ये प्रथम आम चुनाव का कुछ डाटा जो आपके पाठ में दिया गया है, तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस की जो सामाजिक और विचारधारा थी वो कैसी थी। कांग्रेस की सामाजिक और जो विचारधारा थी, सामाजिक व विचारधारा, कांग्रेस की जो सामाजिक और विचारधारा थी वो कैसे थे? अगर मैं बात करूं इस कांग्रेस की, तो इस कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ। इसके जो संस्थापक फाउंडर कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम, एलन एक्टिवल ह्यूम, रिटायर्ड एक अंग्रेज अधिकारी जो भारत में आकर एक ऐसे मंच का संचालन करते हैं जो ब्रिटिश सरकार को ज्यादा सुविधाएं न दे, पहले उनके पास आए फिर ब्रिटिश सरकार के पास कोई योजना जाए। तो कांग्रेस की सामाजिक और विचारात्मक योजना तो कैसी थी? तो इससे पहले बात करता हूं कांग्रेस की जो स्थापना थी 1885 में ए.ओ. ह्यूम। प्रारंभ में इसकी जो कैसी थी? प्रारंभ में इसकी जो विचारधारा थी वो कैसी थी? तो पहले इसमें अंग्रेजी भाषी लोग शामिल थे। अंग्रेजी भाषी लोग, जमींदार, उच्च वर्ग के लोग, उच्च व मध्य वर्ग के लोग। अंग्रेजी भाषी लोग, जमींदार, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और अमीर लोग भी इसमें क्या थे? शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे जब गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया तो ये जो प्रारंभ जो अंग्रेजी भाषी लोग थे और जो विचार थे वो बदल गए। गांधी जी का नेतृत्व, तो गांधी जी की जो कांग्रेस थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? उसमें मजदूर थे, उसमें किसान थे, वह दलित वर्ग के भी लोग शामिल थे। उनके हाथों में भी अब प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। किसके आने के बाद? तो गांधी जी के आने के बाद। अगर मैं सामाजिक रूप से बात करूं तो इसमें नरमपंथी, ग्रामपंथी, दक्षिणापंथी जो पूंजीवादी विचारधारा के थे, वामापंथी जो मजदूर वर्ग के विचारधारा के थे। नरमपंथी, ग्रामपंथी, दक्षिणापंथी और वामापंथी
समाजवादी और क्रांतिकारी भी शामिल थे। सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। ये कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारा थी। प्रारंभ में कैसी थी? तो पहले अंग्रेजी लोग, अमीर लोग, जमींदार व मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। लेकिन जब इस कांग्रेस का नेतृत्व राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी के हाथों में आया तो इसमें किसान, मजदूर और दलित वर्ग के लोग भी शामिल हो गए। इसमें जो सामाजिक विचारधारा थी उसमें नरमपंथी, गरमपंथी, दक्षिणापंथी, वामपंथी, सामाजिक और क्रांतिकारी गतिविधियां भी इसमें क्या थी? शामिल थी। तो ये थी कांग्रेस की सामाजिक और विचारात्मक गठन का जो स्वरूप था वो जन्म 1885 एव ह्यूम के द्वारा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूं आगे कांग्रेस प्रणाली की। कांग्रेस प्रणाली में कैसी थी कांग्रेस प्रणाली? जिस प्रकार मैंने सोवियत प्रणाली का जिक्र किया था शीत युद्ध के दौर में, उसी प्रकार कांग्रेस प्रणाली कैसी थी? तो तीनों आम चुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत हुई। भारी बहुमत से जीत हुई थी। अगर पक्ष और विपक्ष में अगर कोई बात करें तो दोनों ही तरफ कांग्रेस के लोग शामिल थे। पक्ष व विपक्ष में कांग्रेसी लोग शामिल थे। पक्ष और विपक्ष में कौन से लोग शामिल थे? कांग्रेसी लोग ही शामिल थे। जो कोई जिसका समर्थन कर रहा था और कोई जिसके विपक्ष में था। 1947 से पहले ये एक कांग्रेस मंच हुआ करता था, लेकिन 1947 के बाद उसने एक राजनीतिक पार्टी का रूप धारण कर लिया था। 1947 तक कांग्रेस एक मंच के रूप में था। लेकिन स्वतंत्रता बाद कांग्रेस ने एक राजनीतिक पार्टी बना, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई। पहले कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो कैसी थी? तो पहले कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो एक कांग्रेस मंच के रूप में थी, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। कांग्रेस प्रणाली की बात करूं तो कांग्रेस तीनों ही आम चुनाव 1952, 57 और 62 में भारी बहुमत से जीतकर आई थी। पक्ष और विपक्ष में सिर्फ कांग्रेसी लोग ही शामिल थे, दूसरी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था। 1947 से पहले कांग्रेस एक मंच के रूप में था, लेकिन आजादी के बाद एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभर कर लोगों के सामने आई थी। दूसरे आम चुनाव 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हो जाती है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हो जाती है। वहां से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में अपना जो स्थापित है वो भी स्थापना कर सकती है, जीत सकती है। कांग्रेस को ऐसा डर लगने लगा और कांग्रेस ने वहां पर जो केरल में जो सरकार थी वो गिरा दी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण नेता थे उनके बारे में आप आगे मैं जिक्र करता हूं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूं महत्वपूर्ण नेताओं की। सबसे पहले नाम आता है मौलाना अबुल कलाम।
बिखरी जुल्फों वाला मौलाना अबुल कलाम। स्वतंत्रता सेनानी व कांग्रेस के नेता, वह कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के नेता। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम। विभाजन के विरोधी, कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस विभाजन के विरोध में थे कौन? मौलाना अबुल कलाम। स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम। विभाजन के विरोधी, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक, स्वतंत्रता सेनानी व कांग्रेस के नेता कौन? मौलाना अबुल कलाम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करता हूं अब राजकुमारी अमृत कौर की। राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर की मैं बात करता हूं। कपूरथला के राज परिवार में जन्म, कपूरथला के राज परिवार में इनका जन्म। गांधीवादी व स्वतंत्रता सेनानी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो अमृत कौर। यह स्वास्थ्य मंत्री कब तक रही? तो 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री पद पर रही। तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो याद रखना, राजकुमारी अमृत कौर। कपूरथला के एक राज परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की स्वास्थ्य मंत्री थी और 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही थी। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है आचार्य नरेंद्र, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो 1934 में हुई थी, 1934 में। और इसके जो फाउंडर है वो कौन है? आचार्य नरेंद्र। ये बौद्ध धर्म के विद्वान थे, बौद्ध धर्म के विद्वान कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र। उसके बाद है रफी अहमद किदवई, पहले स्वतंत्र भारत के संचार मंत्री कौन थे? तो रफी अहमद किदवई। उसके बाद 1952 से लेकर 54 तक खाद्य व कृषि मंत्री भी रफी अहमद किदवई रह चुके हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है संविधान के जनक बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। जो संविधान के लिखने का 8 सदस्यीय जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर।
हर क्वेश्चन इनका इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर एंड भीमराव अम्बेडकर का हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। शेड्यूल कास्ट एंड फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार, संस्थापक नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, जो योजना बनवाई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की, उसके ये योजनाकार थे। उसके बाद है 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था बाबा साहब ने। कब? 1956 में। तो बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की पार्षद समिति के अध्यक्ष थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के ये संस्थापक थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ये संस्थापक थे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के ये योजनाकार थे, और 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कभी फुर्सत में बाबा साहब पर कभी जिक्र करेंगे, तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूं केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। अब मैं आगे बात करता हूं केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस हर जगह अपना प्रभुत्व जताया था, हर जगह जीती थी, लेकिन केरल में इनकी सरकार नहीं बन पाई। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई। गठबंधन सरकार कैसे कि कुल सीटें थी वो 126 थी। कुल सीटें कितनी थी केरल में? 126। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने कितनी जीत ली? तो 60। कितनी? 60। इसके साथ जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जैसे निर्दलीय पार्टी थी, स्वतंत्र उम्मीदवार, इनके पास 5 सीटें थी। दोनों ने गठबंधन कर लिया और एक केरल में एक नई सरकार कम्युनिस्ट पार्टी उभर कर सामने आई। और केरल के जो मुख्यमंत्री थे कम्युनिस्ट पार्टी की, वो कौन थे? केरल के मुख्यमंत्री ESM बम्बुरीपाद। ESM बम्बुरीपाद केरल के गैर कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी से थे। कांग्रेस को अब लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी अब धीरे धीरे राज्यों में भी जीत सकती है, आगे चुनाव में हमें दिक्कत पैदा कर सकती है। केरल की सरकार बड़ी अच्छी चली थी, ने कांग्रेस की एक रणनीति ने केरल की सरकार को भंग कर दिया। कब? तो 1957 में बनी, तो 1959 में केरल की सरकार को भंग किया। भंग कर दिया। कांग्रेस की एक चाल ने केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको गिरा दिया गया। 1959 में सरकार बनी थी 1957 में। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 2 भागों में विभाजित हो चुकी थी, एक सीपीआई और सीपीआई यानी मार्क्सवादी। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका जो जन्म है वो कब हुआ? जन्म, गठन या जन्म इसका कब हुआ? तो 1925 में। कब हुआ? 1925 में। प्रेरणा कहां से मिली इन्हें? तो रूस की साम्यवाद क्रांति से। रूस की साम्यवाद क्रांति, और रूस की जो साम्यवाद क्रांति थी वो कब हुई? तो 1917 में। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 2 भागों में विभाजित हो चुकी थी। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सी? एक सीपीआई और एक सीपीआई आम यानी मार्क्सवादी, 2 भागों में विभाजित हो चुकी थी। एक तो विचारधारा थी वो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी से मिलती जुलती थी, रूसी कम्युनिस्ट विचारधारा थी।
एक जो सीपीआई थी वो कौन सी विचारधारा रखती थी, तो रूसी कम्युनिस्ट विचारधारा रखती थी। लेकिन सीपीआई एम थी वो चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा रखती थी। और जो ये रूसी कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा सीपीआई, लेकिन सीपीआई एम यानी मार्क्सवादी, ये कौन सी विचारधारा रखती थी, ये चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा। इस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जनक कौन थे, तो माओ इनके जनक थे। माओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जनक कौन थे, तो माओ इसके जनक थे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं अंत में तक इस बात के आता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1951 में इसका गठन हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके क्या थे, संस्थापक थे। इस संघ का एक नारा था, क्या, एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति। एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति किस संघ का नारा था, तो भारतीय जनसंघ का ये नारा था। भारत पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने के पक्ष में था। कौन, तो भारतीय जनसंघ भारत और पाकिस्तान को एक करके एक अखंड भारत बनाने के पक्ष में था। हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में था। कौन, तो भारतीय जनसंघ हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में था, या राजभाषा बनाने के पक्ष में था। इसके सब प्रमुख नेता कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज माधव इसके क्या थे, प्रमुख नेता थे। तो ये थे भारतीय जनसंघ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद सबसे अंत में है स्वतंत्र पार्टी। इसका जो जन्म था वो 1959 में हुआ था। इसके जो जन्मदाता थे वो सी राजगोपालाचारी थे। अन्य नेता कौन थे, तो के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी इस स्वतंत्र पार्टी के क्या थे, अन्य नेता थे, जिनका जन्म स्वतंत्र पार्टी का 1959 को हुआ। सी राजगोपालाचारी जो भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। अन्य नेता के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी। तो यह था एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी एक कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर। स्वतंत्र पार्टी के साथ ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। आगे के पाठ है वो निरंतर मैं आपके लिए डालता रहूंगा। ये क्लास आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को लाइक करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।